दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस कौन से हैं? क्या रॉकेट के इन्वेंशन को, एरोप्लेन के इन्वेंशन को, या टेलीविजन के इन्वेंशन को, या फिर कंप्यूटर के इन्वेंशन को हम थॉमस अल्वा एडिशन के इन्वेंशन से बड़ा मान सकते हैं? और क्योंकि वो दिखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या दिखने में साइज उनका बड़ा है एक बल्ब से, या फिर बल्ब को देख के ऐसा लगता है इसमें क्या है तो हम भी बना ले जाएंगे, लेकिन रॉकेट को देख के ऐसा नहीं लगता कि हम इसको बना पाएंगे कभी भी। इसलिए हम शायद रॉकेट के इन्वेंशन को बड़ा मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशन वो नहीं होते हैं जो दिखने में बहुत बड़े होते हैं या दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। दुनिया के वो इन्वेंशन बड़े होते हैं जिसका इंपैक्ट सोसाइटी पे बहुत ही बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एडिसन के बल्ब की बात करूं, जब हम किसी फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं और नीचे दिल्ली सिटी की तरफ देखते हैं या किसी और सिटी की तरफ देखते हैं, घर घर में एडिसन का बल्ब दिख रहा होता है, रोड के किनारे एडिसन का इन्वेंशन दिख रहा होता है। तो एक एडिशन का इन्वेंशन ऐसा है जिसने इंसान की सोशल लाइफ को एकदम चेंज करके रख दिया। कभी रात में, रात का मतलब होता था हमारे लिए सो जाना, आज की डेट में हम रात में पूरी रात लोग काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था कभी किसी टाइम पे। तो छोटे छोटे ऐसे इन्वेंशंस जिन्होंने इंसान की जिंदगी को बदल के रख दिया, भले ही दिखने में बहुत ही सिंपल होते हैं, पर वो उन कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशन से ज्यादा बड़े माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान ने पहली बार पहिए का आविष्कार किया होगा, जब इंसान ने पहली बार फायर को इन्वेंट किया होगा, फायर लगाना सीखा होगा, या फिर बहुत ही बेसिक इन्वेंशन जैसे कि मे बी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने इंसान इंसान का जो एक खाना बदोश वाली जिंदगी थी उसको खत्म कर दिया होगा, उसको एक जगह पे रहना सिखा दिया होगा। हमारे अंदर सिविलाइजेशन हुआ होगा, आया होगा एग्रीकल्चर की वजह से। तो ऐसे इन्वेंशन, जो इन्वेंशंस का जिन इन्वेंशंस का सोशल इंपैक्ट बहुत ही बड़ा होता है, उन इन्वेंशंस को कंपेयर टू कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज दिखने वाले इन्वेंशन से बड़ा माना जाता है। तो थॉमस एल्वा एडिशन का बल्ब इसलिए सारे इन्वेंशन पे भारी पड़ता है। तो ऐसे ही आज एक लॉ की बात करेंगे, एक साइंटिस्ट की बात करेंगे जिसका इंपैक्ट आप आने वाले 11th 12th क्लास की पूरी फिजिक्स में आप देखने वाले हो। आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ोगे, आप पास्कल्स लॉ पढ़ोगे, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ोगे, वो सारे के सारे थ्योरम्स एंड लॉज अपने डोमेन में लिमिटेड है। जब आप उस डोमेन से बाहर निकलोगे उसका इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगा। पर फिजिक्स में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है फोर्स। वो होता है फोर्स। और मैकेनिक्स से आप स्टार्ट करते हो, थर्मोडायनेमिक्स में चले जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चले जाओ, आप किसी भी पार्ट में चले जाओ एक्सेप्ट लाइट, आप फोर्स का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और न्यूटन्स लॉ इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद फोर्स। इट एक्चुअली टीचेस अस हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ के थियरी पे बेस्ड अगर हम देखें तो हमारी सारी लाइफ न्यूटन्स लॉ के थ्योरी पे बेस पे चलती है। हम हमें पता हो चाहे ना पता हो, पर न्यूटन्स लॉ हमारे चारों तरफ एप्लीकेबल है। तो आप जितने भी लॉज फिजिक्स में पढ़ने वाले हो उन सब लॉज का आप पढ़ने जा रहे हो आज, न्यूटन्स लॉ। देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, और हम स्पीड, एक्सेलरेशन इसमें आपस में लेकर कैसे करते हैं इस पे पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं रीजन ऑफ मोशन। रीजन ऑफ मोशन, मोशन होता क्यों है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, हम आज उस पर बात करेंगे, रीजन ऑफ मोशन पे। और यहां से शुरू होती है डायनामिक्स। जब तक आप सिर्फ स्पीड और मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और जैसे ही आप फोर्सेस की दुनिया में घुसते हो, फोर्सेस का मतलब है कि वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, बहुत सारे नए फैक्टर्स आ जाते हैं। उन सारे फैक्टर्स को मिला लें तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। और आज हम चलते हैं फोर्स की दुनिया में, डायनेमिक्स की दुनिया में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी चीज रुकी है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, और अगर चल रही है तो तब तक चलती रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी या तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। एक्सटर्नल फोर्स से मतलब ये नहीं है कि कोई एक फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे फोर्सेज लगे और उसका नेट जीरो भी हो जाए। अगर वो जीरो हो जाता है तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा।
तो न्यूटन्स लॉ, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, force is required for change in motion, it is not motion exactly. Force is or not the right, force is not the right word, net force is required for change in motion. चेंज इन मोशन से मतलब ये नहीं है कि उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होना चाहिए, चेंज इन मोशन से मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि हम मोशन में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक डिस्टेंस है, टाइम है, या फिर वेलोसिटी हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, तो इसमें जो एक वेलोसिटी फैक्टर है वो चेंज करने के लिए हमको नेट फोर्स की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट वो होता है कि कोई चीज रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और दूसरा पार्ट ये है कि जब कोई भी चीज अगर मूव कर रही है वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, यानी कि तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर देखा जाए तो ये सबसेट है न्यूटन्स लॉ के। अगर मैं एक होलिस्टिक वे में बात करूं तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो रुकना तो छोड़ो, उसकी स्पीड में भी चेंज अगर आएगा तभी जब उस पर एक नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कि for any change in motion there is a force, there is a net force is required. So first thing, no change means no force, no change in velocity, it is not speed. हो सकता है कि सेम स्पीड से कोई चीज मूव कर रही हो लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक फोर्स अप्लीकेबल है उस पर। No change in velocity means no force. That is first law of motion. Now coming to the second law. एक बार फिर से रिकैप करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज रुकी है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा, कोई चीज चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये तो एक पार्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज करने के लिए हमको नेट रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होता है। मींस अगर कोई चीज मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक कोई उस पर फोर्स नहीं लगेगा, उसकी ना तो स्पीड बढ़ने वाली है ना तो घटने वाली है, और रुकी है तो ऑब्वियसली स्पीड जीरो है, जीरो को वन या उसमें एड ऑन करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट, आई मीन इसका कंक्लूजन ये नहीं है कि फोर्स इज कॉजिंग मोशन, फोर्स इज नॉट कॉजिंग मोशन, force is causing change in motion. So that is the important thing, if force is causing change in motion, that is first law of motion. Now coming to the second law of motion. सबसे पहले तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कहां पे थी? चेंज इन मोशन के लिए थी, चेंज इन मोशन के लिए थी। अब उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? न्यूटन्स लॉ जो बोलता है कि force is basically rate of change in momentum. फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलता है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए जो हम निकालते हैं वो कहीं ना कहीं डेरिवेशन है मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? पी। तो मैं डीपी बाई डी टी करूं, पी को बोलते हैं एम वी, तो डी बाई डी टी एम वी, एम कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी दुनिया जानती है डीवी बाई डी टी क्या होता है, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट इज one of the most important formula you are going to study in the physics, in the entire physics 11th 12th। हम लोग सिर्फ इस बात पे नहीं बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ होता क्या, हम इस बात पे भी बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ कहां पे नहीं लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझना कि सेकेंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
और उससे डिराइव होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आते हैं तीसरे लॉ पे, जो थर्ड लॉ है। तीसरा लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। यानी कि फोर्स एक आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, फोर्स अगर लगता है तो उसके लिए एक रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। और इस लॉ का हम यूज करेंगे पूरे मैकेनिक्स में कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। देखा जाए तो दुनिया में हर चीज पे अप्लाई होती है, शायद महात्मा गांधी पे नहीं अप्लाई होती होगी, क्योंकि हमने हमेशा ही पढ़ा है कि भाई जब कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं तो कोई हमें गालियां देता है तो हम भी पलट के गालियां देते हैं। तो देखा जाए तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, इट इज अप्लीकेबल ऑल अराउंड अस, है ना। जब कोई हमसे लड़ने आता तो हम भी लड़ने चले जाते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब हम फोर्सेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से एक्शन फोर्स होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन फोर्स होते हैं। तो तीनों लॉ हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कि अगर फोर्स की बात करें, इतने टाइप के फोर्स होते हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो मेजरली जो है फोर्सेस को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उन फोर्सेस पे बात करते हैं। फोर्स का ही पूरा चैप्टर है तो ऑब्वियसली फोर्स पे ही बात करना पड़ेगा। सबसे पहला टाइप फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली होता क्या है, हम चार कैटेगरी में डिवाइड करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। वीक फोर्स बिल्कुल अपने नाम की तरह होता है, एकदम ही कमजोर होता है, किसी काम का नहीं होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स में हम सारे फोर्सेस को ऑलमोस्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली किसी भी दो सब्जेक्ट्स में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर मास, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ मास विद मास। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सब हम आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि F की वैल्यू होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आता है, न्यूटन्स लॉ से आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से आता है। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर मास। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किसी भी दो पार्टिकल्स में, किसी भी दो सब्जेक्ट्स में जो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, एंड बिकॉज ऑफ चार्ज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मास, इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। यानी कि इस पे जो भी मेरा चार्ज है, इस पे जो भी मेरा चार्ज है, इस चार्ज की वजह से आपस में एक रिएक्शन, एक आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ये गवर्न होता है कूलम्स लॉ से, और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, Q1 Q2 दोनों का चार्ज है, 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी क्या है कि ऑलमोस्ट दोनों फोर्सेस सिमिलर है, ओनली कांस्टेंट इनका चेंज हो रहा है। जी की जगह पे आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और m1 m2 की जगह पे Q1 Q2 आ गया। यानी कि पहला वाला फोर्स मास की वजह से था, दूसरा वाला फोर्स चार्ज की वजह से है। m1 m2 की जगह पे Q1 Q2 आ गया अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज बेसिकली डिस्टेंस, आर स्क्वायर इज बेसिकली डिस्टेंस। तो डिटेल में इस पे बात करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। अभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये एक बहुत ही मेजर पार्ट गवर्न करता है। देखा जाए तो हमारे चारों तरफ जो फोर्सेस हैं, जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ कांटेक्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि अगर सपोज एक सरफेस पे कोई
सब्जेक्ट को मैं मूव करा रहा हूं, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? वो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या है, एक सरफेस के पार्टिकल्स का दूसरे सरफेस के पार्टिकल की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स दिखने में बहुत इजी दिखता है, बट इट हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एडेशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, हम जितने भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। और कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्जेक्ट, इट इज फुल ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस की वजह से उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। जब वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो इसके चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम आता है। अगर मैं किसी टेबल की बात करता हूं, इस टेबल पे मैंने सामान रखा, इससे नॉर्मल रिएक्शन मिलने लगा, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन मिलना शुरू हो गया। ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली आता कहां से? नॉर्मल रिएक्शन कहां से आता है? अभी क्या है कि अगर मैं इसका वेट बढ़ाना शुरू कर दूं, ऐड ऑन करूं, एक टाइम आएगा टेबल बेंड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फेल होने के पहले ये बताएगा कि मैं फेल होने वाला हूं। और जब ये बेंड होने लगेगा तो एक टाइम आएगा जब इसका फेलियर आएगा। फेलियर में क्या होगा कि इसके सरफेस में ब्रेकेज आएगा। वो सरफेस में ब्रेकेज क्या था? बेसिकली आपस में जो पार्टिकल्स थे उनका एक बॉन्ड था, वो बॉन्ड टूटेगा और टूटेगा, फेल होगा। तो आप ये समझ लो कि ये बॉन्ड ही था जो अभी तक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था। इस बॉन्ड की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा था। जिस समय ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बंद हो जाएगा और ये कोलैप्स होकर नीचे गिर जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड क्या था? ये बॉन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। तो नॉर्मल रिएक्शन वैसे दिखने में ऐसा लगता नहीं है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ऐसा मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोरिलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन आप फेलियर का केस सोचो, अभी तक ये जो आपस के बॉन्ड थे ना पार्टिकल्स में, इन्होंने इसको सपोर्ट कर रखा था, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक टाइम आता है जब इस बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है और जो ऊपर से वर्टिकल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। बॉन्ड जब ब्रेक होना शुरू होगा, नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं दे पाएगा और ये फाइनली नीचे कोलैप्स होकर गिर जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अगर देखें, फ्रिक्शन आ गया, कोहेशन आ गया, एडिशन आ गया, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, कोहेशन, एडिशन, स्प्रिंग फोर्स, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? किसी भी फ्लूइड में जो पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। उसमें कोई भी चीज अगर ट्रैवल कर रही है, उसमें मूव कर रही है, तो उसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी हो गया, फ्रिक्शन, कोहेशन, एडिशन, स्प्रिंग फोर्स, विस्कोसिटी, नॉर्मल रिएक्शन। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? मैंने यहां से एक मास वो किया, इसको प्रेस किया, प्रेस करने पे इस पे एक रिएक्शन मिलेगा स्प्रिंग की वजह से। वो रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? इसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। उस पुश की वजह से ये स्पाइरल वे में पुश ट्रांसफर होता है और वो इसको बाहर की तरफ वापस पुश करता है। जो भी मेरा चेंज है डेल्टा एक्स, उसकी वजह से एक फोर्स आता है। तो देखा जाए तो इसमें भी पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन का एक रोल है, जिसकी वजह से ये मेरा स्प्रिंग जो है पुश कर पा रहा है। इसके अलावा इलास्टिक फोर्स हो गए, इलास्टिक फोर्सेस हो गए। तो ये सारे फोर्सेस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कवर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखा जाए तो जो वेट है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
दिस इज कैलकुलेटेड विद ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द परव्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिस वेट इज कैलकुलेटेड। और इस वेट का हम जब रिएक्शन पाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो हम बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं पढ़ेंगे, हम इसको नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और अलग अलग टर्मोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों फोर्सेस का मेजर रोल है मैकेनिक्स में। ठीक है। टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो क्या होती है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। कैसे? मैंने स्ट्रिंग में वेट लगाया mg, अभी क्या है कि ये यहां से सपोर्टेड है, अगर वेट नहीं लगता तो स्ट्रिंग लूज होती। जैसे ही मैंने वेट लगाया इस पे, एक फोर्स आ गया, वो इसको रिएक्शन देती है, यहां पे वेट mg को सपोर्ट करती है। ये रिएक्शन कहां से आता है? बेसिकली जो स्ट्रिंग में पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का आपस का जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड की वजह से सपोर्ट कर पा रही है। एक टाइम आएगा जब मैं एनर्जी बढ़ाता जाऊंगा, एक टाइम आएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जब सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो ब्रेक होगा, तब ये स्ट्रिंग फेल हो जाएगी, यहां से फेल हो जाएगी और ये टूट के गिर जाएगा। तो ये तब तक इसको सपोर्ट कर सकती है जब तक ये पार्टिकल्स के बॉन्ड जो है वेट को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये पार्टिकल का बॉन्ड और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्स में। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? अभी तक हमने मास लिया और हमने निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के अंदर जब हम पार्टिकल्स लेते हैं और उस पार्टिकल के चार्जेस की बात करते हैं, प्लस माइनस, तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम उन पार्टिकल्स के अंदर अगर जाए तो उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये होता है और बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अब देखा जाए तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स में आपस में कोई, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिवली चार्ज जो भी पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इतने छोटे से एरिया में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एक साथ कैसे रहते हैं? ये एक साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली एक कोई ऐसा एक फोर्स होगा जो फोर्स इनको इंटैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की महिमा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो ये न्यूक्लियर फोर्स कितना पावरफुल फोर्स होता है। पूरा हिरोशिमा उड़ा दिया था, पूरा नागासाकी उड़ा दिया था। न्यूक्लियर फोर्स के दम पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इतने छोटे से एरिया में जो प्रोटॉन रहते हैं वो एक साथ कैसे रहते हैं? जो उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता होगा उसको कॉम्पनसेटरी एक फोर्स होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। जब न्यूक्लियर ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। उसका रीजन होता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फोर्स की अगेंस्ट हम काम करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट इसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं और ये बाहर निकलता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही छोटे से एरिया में काम करता है। 10⁻⁻14 मीटर से अगर बिलो है तभी न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव है, अगर उससे ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि बहुत ही छोटे से डिस्टेंस में बहुत ही हाई फोर्स होता है, वो डिस्टेंस जैसे ही दूर होता है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट डिमिनिशिंग हो जाता है। सेकेंड थिंग क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻15 मीटर से जब लेस होता है, तो डिस्टेंस जब 10⁻⁻14 मीटर से लेस होगा, और सॉरी ग्रेटर होगा, तो क्या होगा?
न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये कूलम्ब फोर्स से बहुत ही कम हो जाता है, और जब 10⁻⁻15 मीटर से डिस्टेंस छोटा होता है यानी कि और क्लोज होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स कूलम्ब फोर्स से सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है। कूलम्ब फोर्स से सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है, और इस वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं एक ही घर में, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। न्यूक्लियर फोर्स में क्या क्या आते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के परव्यू में क्या क्या आते हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी होती है, फिजन्स, फ्यूजन, ये सारे के सारे हमारे न्यूक्लियर फोर्स के परव्यू में आते हैं। लास्ट एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स होता है बेसिकली बीटा डीके की वजह से पूरी तरह से सिलेबस से बाहर है। सिलेबस में इसका कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे 11th 12th क्लास की फिजिक्स में, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। बस इतना समझ लो कि बीटा डीके की वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम वीक फोर्स में काउंट करते हैं, और इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। आई मीन एटलीस्ट तुम्हारे पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आते हैं इस बात पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहां पे एप्लीकेबल है, कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली तीन जगह पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सबसे पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि 10⁻⁻6 मीटर से छोटे डायमेंशन वाले पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसमें मेरे एटम्स आ गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इन पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर न्यूटन्स लॉ की प्रिसीजन की बात करें तो न्यूटन्स लॉ सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो होता है हेवनली बॉडी पे होता है। यानी कि बेसिकली न्यूटन्स लॉ क्या है, मास बेस्ड है, F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू एम जी, जो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी न्यूटन्स लॉ उतना ज्यादा प्रिसाइजली अप्लीकेबल होगा। यानी कि सबसे ज्यादा किस पे अप्लीकेबल होगा, अर्थ पे, मून पे, सन पे, जितने भी मेरे प्लैनेट्स हैं, जितने भी मेरे सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, यानी कि बेसिकली हेवनली बॉडीज पे सबसे ज्यादा प्रिसाइजली अप्लीकेबल होता है न्यूटन्स लॉ हेवनली बॉडीज के ऊपर। पार्टिकल्स का साइज छोटा होता जाता है, न्यूटन्स लॉ की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होती है। न्यूटन्स लॉ से जो हम फोर्स निकालते हैं, आई मीन अप्लीकेबल तो होता ही है, लेकिन प्रिसीजन थोड़ा सा कम होता जाता है, पर हम उसको फिर भी एक्यूरेट और प्रिसाइज ही मानते हैं। लेकिन 10⁻⁻6 मीटर से जब छोटा डाया हो जाता है तो हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो न्यूटन्स लॉ का लिमिटेशन ऑलमोस्ट 10⁻⁻6 मीटर डाया से बड़े के लिए होता है, वह उससे नीचे अप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि ये तो हो गया साइज की बात, दूसरी ये है कि स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जो नीचे स्पीड है उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है, उससे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली दुनिया में कोई ऐसी चीज देखी है लाइट के अलावा जो इस स्पीड से ज्यादा मूव करती हो, इस स्पीड से ज्यादा मूव करती हुई चीज तो हमने देखी भी नहीं। लेकिन जब हम इस स्पीड पे जाते हैं तो वहां से शुरू होती है क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स का किंग कौन है, आइंस्टीन। यानी कि न्यूटन की जहां तक लिमिट खत्म होती है वहां से आइंस्टीन की शुरुआत होती है। अभी तक हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, जो हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और जब हम इस स्पीड से ऊपर चले जाते हैं तो आ जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि इस स्पीड तक मैक्सिमम लिमिट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड। लाइट के ऊपर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है।
थर्ड थिंग जो है वो एक आई मीन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अगर एक बंदा एक लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट की सीलिंग से, या यूं कह लो कि एक कार में भाई एक आदमी जा रहा है, ठीक है, और मान लो सीलिंग से एक छोटी सी मूर्ति लटक रही है, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी मेरा ए एक्सेलरेशन लगेगा। तो ये जो पर्सन है जिनको मिस्टर मैं ए बोलूंगा, और एक पर्सन को मैं बाहर खड़ा कर देता हूं जिनको मैं मिस्टर बी बोलूंगा। अगर ए के रिस्पेक्ट में देखें तो इस पे चूंकि ये खुद भी ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है तो इसके लिए ये चीज स्टेशनरी है। स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि ऊपर जो टेंशन आ रही है और जो नीचे वेट आ रहा है mg, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। तो एक ही बार में एक ही पार्टिकल पे या तो एक्सेलरेशन होगा या तो नहीं होगा। ये बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन से फ्रेम में खड़े हैं। तो फ्रेम पे डिपेंडेंसी की बात करें तो न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होता है इनर्शियल फ्रेम में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। ये इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम सुन के डरने जैसा कुछ भी नहीं है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये समझ लो कि आप जिस फ्रेम में खड़े हो, जिस जो चीज मूव हो रही है उसी फ्रेम में आप खड़े हो, तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। और अगर आप उस फ्रेम में खड़े ही नहीं हो, आप कहीं बाहर से एज ए थर्ड पार्टी देख रहे हो, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। वैसे कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम, बट स्टिल वी थिंक वी आई मीन अज्यूम दैट कि अर्थ इज लाइक इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग अर्थ पे जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी की सारी इनर्शियल फ्रेम में हम मानेंगे। न्यूटन्स लॉ जहां पे अप्लीकेबल होता है उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, जहां नहीं अप्लीकेबल होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अब अगर मैं इन तीनों को आई मीन तीनों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो देखा जाए तो हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देख रहे हैं ऑब्वियसली 10⁻⁶ मीटर से छोटी अगर कोई पार्टिकल होगा तो हमें दिखेगा ही नहीं। इस स्पीड से ज्यादा कोई चीज हमने इमेजिन ही नहीं किया, लाइट के अलावा। लाइट ही बस चलती है। थर्ड थिंग इनर्शियल फ्रेम से अगर बाहर निकलना है तो चांद पे जाके धरती को देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम जब धरती पे बैठे हैं, हम जब अर्थ पे हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज का मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम इनर्शियल फ्रेम में हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे चारों तरफ जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो एक मास है, जिसमें एक मास है, एक वेट है, उन सब पे न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है। तो न्यूटन्स लॉ आई मीन आपकी विजन में जहां तक चीजें दिख रही हैं ऑलमोस्ट हर चीज पे अप्लीकेबल है। जो चीजें हम बहुत ही आई मीन बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही हाई स्पीड पे या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उस पे न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब जाते हैं तो वहां से शुरू होती है रिलेटिविस्टिक थ्योरी। ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट नहीं है, रिलेटिविस्टिक थ्योरी अलग चीज होगी। इसमें जाते हैं तो क्वांटम फिजिक्स में घुस जाते हैं। ये भी क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ लिया। न्यूटन्स लॉ में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी पहला वीडियो आए सबसे पहले आपको टिंग हो। और अगर कहीं कोई आई मीन कोई टॉपिक चाहते हैं आप जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, जिसको मैं एनालाइज करके अपने तरीके से मैं उसको समझाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप गुड़गांव में हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी आई मीन आप चीज़ें समझना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।